नमस्ते वानर सेना। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य और आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हैं। आज हम यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं? देखो यार, ये सेशन रिकॉर्डेड है क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैटरडे और संडे जो है जेई वाले क्लासेस भी होते हैं, तो वहां पे मैं लाइव जाने वाली हूँ शायद, और वहां पे भी कुछ सारे क्लासेस रिकॉर्ड करने, तो इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड मिल रहा है। लेकिन प्लीज इसे देख जरूर लेना और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारे स्लाइड्स बनाने में, ये क्वेश्चंस ढूंढने में हमारा तो बहुत ज्यादा एफर्ट जा रहा है। तो इस एफर्ट का जो है कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और ये वैल्यू ऐड आप ही की लाइफ में हो सकता है। तो अगर आप इसे नोट डाउन करोगे तो फिर ये कोई वैल्यू ऐड कर रही होगी। और प्लीज इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। स्लाइड्स वैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप कर जरूर लेना, ठीक है? तो 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, और ये पूरे के पूरे सिलेबस का मैं आपको यहाँ पे क्विज देने वाली हूँ। तो बच्चे लोग, सारे के सारे बच्चे लोग जो है, मैं आपसे एक ही चीज बोल रही हूँ कि प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लेना। वैसे तो देखो, हाँ ये मेंटी होने वाला था, मेंटी होना चाहिए था, लेकिन यार इसी वजह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपके पास एक और केमिस्ट्री टीचर है अभी इसी चैनल पे, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि नवमिता मैम हमारे मेंटी ही नहीं करवा रहे, बाकी चैप्टर सब्जेक्ट्स की आपकी हो रही है, ठीक है? तो यस, आंचल मैम और मैं दोनों मिलके जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ही और ज्यादा फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स? एसिड्स की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? क्या ये बिटर इन टेस्ट होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एसिड्स बिटर टू टेस्ट नहीं होते हैं। दे रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये बिल्कुल सही बात है। और दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओनली क्यू एंड आर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए तो 45 मिनट्स 44 मिनट्स ही काफी है, सबके सब तो 1 मार्कर होने वाले हैं, इसमें 2 घंटे थोड़े लग जाएंगे, बहुत ही आराम से हो जाएगा बच्चा। चलो देखो, दूसरा सवाल है, गिवन बिलो आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मेटल्स पी क्यू आर एस, ठीक है? तो पी क्यू आर और एस, ये 4 मेटल्स है जो कि ये रिएक्ट कर रहे हैं विद their salt solutions in water। तो मेटल पी जो है ये सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, मेटल पी की सॉल्ट सोल्यूशन जो है क्यू के साथ रिएक्ट करती है, तो आपको मेटल क्यू की सोल्यूशन मिल रही है और पी मिल रही है, यानी कि पी जो है कम रिएक्टिव है क्यू से, समझो इसको, ठीक है? फिर देखो, मेटल क्यू की सॉल्ट सोल्यूशन जब आप ले रहे हो, ये आर के साथ रिएक्ट करके आपको जो है मेटल आर की सॉल्ट सोल्यूशन दे रहा है, और क्यू को जो अलग कर दिया, यानी कि क्यू से भी ज्यादा आर रिएक्टिव है, ठीक है? अब मेटल एस की सोल्यूशन जब आप लेते हो और क्यू के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपको मिल जाता है मेटल क्यू सोल्यूशन प्लस एस, यानी कि मेटल क्यू जो है ये क्या है? मेटल क्यू जो है ये आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका मेटल क्यू है ये आर से कम रिएक्टिव है, लेकिन एस से ये ज्यादा रिएक्टिव है ना? नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने कहीं पे गलत लिखा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, अब भी बता रही हूँ, अब भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है हम आर लिखते हैं, ठीक है? मेटल क्यू और मेटल एस की सॉल्ट सोल्यूशन ली, तो मेटल क्यू की सॉल्ट सोल्यूशन मिली। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे, अरे बार बार एक ही टाइप की गलती, इसको इधर करो, ठीक है? तो यानी कि जो आपका एस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब आपको बताना है कि, और मेटल पी सॉल्ट सोल्यूशन और एस की अगर मैं ये लूं, ठीक है, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। मेटल पी सॉल्ट सोल्यूशन और एस अगर मैं लूं, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि एस एक्चुअली यहां नहीं, एस जो है वो एक्चुअली सबसे कम रिएक्टिव है, इस तरह का बनता है आपका, ये बनता है आपका। तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा? इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो कि हमें ये चार्ट बना के समझ आ रहा है कि आर हमारा सबसे रिएक्टिव है। और अगर यहाँ पे पूछ लेते कि सबसे कम कम रिएक्टिव कौन सा होता, एस होता हमारा सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है? आ जाओ जी, आ जाओ, बिल्कुल सही कर लिया हम लोगों ने। आओ तीसरे सवाल पे पहुंच गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बताएंगे। ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, बिल्कुल सही। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज होती रहती है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16 यूनिट्स। 12 प्लस 2 14 यूनिट होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया हमारा। C2H2 and C3H4 are not the successive member of alkyne series, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो एल्काइन की जो फॉर्मूला होती है वो होती है CnH2n-2, है ना?
तो अगर यहाँ पे आप 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अगर 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 ठीक है यहाँ पे मैं 2 लेती हूँ, अगर यहाँ पे मैं ये 2 लेती हूँ तो 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सक्सेसिव मेंबर है, एल्काइन के सक्सेसिव मेंबर है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताओ। ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रहे आपकी बी वाली ऑप्शन और ये होती है आपकी सी वाली ऑप्शन। ठीक है, ऑलराइट, यस गाइस, अंडरस्टूड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौथे सवाल पे पहुंच गए बच्चा। चौथा सवाल है, द ऑक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। कौन देगा बताओ हमें। बिल्कुल ही सही जवाब Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ ही बराबर मात्रा में ये रिएक्ट कर जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल के ऊपर। पांचवा सवाल हमारा एक ग्राफ है और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है ये हमें थोड़े से प्यार से करना होता है, क्योंकि ये गलत होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब एसिड और एल्कली। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हो बच्चे, क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इधर, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो आप जो है एसिड को ऐड करे जा रहे हो, ज्यादा एसिड ऐड करे जा रहे हो। मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पे एसिड की कमी थी और बी पॉइंट पे एसिड और बढ़ गई, सी पॉइंट पे और बढ़ गई, डी पॉइंट पे और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अच्छा, और देखो आपने क्या है, आपके पास ना पहले से ही एल्कली था, बहुत सारा आपके पास जो है एल्कली था, इसीलिए इसकी जो है आप इसकी पीएच लेवल पे देख पा रहे हो कि ये 14, मतलब एल्कली जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग एल्कली था और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि पीएच ऑफ सोल्यूशन जो है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे आप एक्सेस एसिड डाल रहे हो। तो जैसे जैसे आप ज्यादा एसिड डाल रहे हो पीएच इसकी कम हो रही है। ठीक है, पीएच एल्कली से जो है ये धीरे धीरे कम हो रही है। अब यहाँ पे कौन से लेटर को डिनोट कर, मतलब कौन से लेटर को देख के लग रहा है कि एक ऐसा ग्राफ, मतलब ग्राफ इस जगह पे पहुंच गया है जहां पे कि एसिड भी है और सॉल्ट भी है। तो देखो यहाँ पे मुझे लगता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एसिड तो होगा ही, भरपूर मात्रा में एसिड होगा, और एल्कली और एसिड को जब आप मिला दोगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन तो शायद यहाँ से शुरू हो गई होगी, है ना। 7 पे अगर पहुंच गई ये पीएच, यानी कि ये न्यूट्रल होना शुरू हो गया, तो यहाँ से सॉल्ट की फॉर्मेशन होना शुरू हो गया होगा, लेकिन इस जगह पे ये न्यूट्रल था। अब जैसे ही जैसे आप और इधर नीचे आते रहोगे, जैसे जैसे आप और नीचे आते रहोगे, तो क्या हो सकता है बच्चा, इस वक्त यहाँ पे एसिड भी होगा और सॉल्ट भी होगा, दोनों का दोनों होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी जो है, डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि डी है। चलो आओ एक बार देख लेते हैं, क्या बात है यार, हमने बिल्कुल सही किया, हमने बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आओ चलो देखते हैं अगला सवाल। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, अब अगर आप रिएक्शन करवाते हो आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, CuSO4 प्लस Fe, तो इससे क्या बनेगा, कॉपर प्लस FeSO4 बनेगा। Which option in the given table correctly represents the substance oxidized and reducing agent? ठीक है, तो बच्चा आप लोगों को याद होगा कि मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या बोला था कि रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं वो खुद नहीं रिड्यूस होते, दूसरों को रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट दी हुई है आपको, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट दी हुई है और यहाँ पे आयरन है, ये क्या बन रहा है, ये कॉपर बन रहा है, ये और ये FeCO4 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये जीरो से पता है कहाँ चला जाएगा, ये जीरो से चला जाएगा +2 में। तो आयरन की जो है, आयरन की तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, आयरन की तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और उसी वक्त उसी दौरान अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर जो है ना हमारा, ये जो कॉपर है इसने पता है क्या किया, इसने अपना रिडक्शन किया है। ठीक है, कॉपर की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। तो जरा आप ही बताओ कि यहाँ पे ऑप्शन बी है सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, बिल्कुल सही बात है, आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है, देखो बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद नहीं रिड्यूस हो रहा होता है, इसकी तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है और इसके वजह से
इसके वजह से कॉपर जो है हमारा, ये कॉपर क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। तो FeSO4 जो है, फेरिक सल्फेट जो है, ये जो आयरन सल्फेट जो है, इसने कॉपर को रिड्यूस करने में मदद किया। ये खुद नहीं रिड्यूस हो रहा था, इसने किसी और की रिडक्शन करवाई और ये जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप बताओ कि क्या लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है और बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है हमने, क्या पूछ रहा है हमसे, हाँ क्या पूछ रहा है, which of the given options correctly represent the parent acid and base of calcium carbonate। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना बच्चा, आप सब लोगों को पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह का वो है, सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट सबको पता है कि एक जरा बेसिक सा सॉल्ट है, यानी कि जो इसका बेस होगा, पेरेंट बेस जो होगा ना वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये जो है ये जरा सा स्ट्रांग होगा और जो इसकी एसिड, जो पेरेंट एसिड होगी ना, ये जरा सी वीक होगी। तो आओ चलो देख लेते हैं कि इनमें से देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों के तो NaCl बनेगा। H2CO3 ये हमारा एक वीक एसिड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। PO3 और CaSO4 से तो नहीं बन पाएगा, SO4 और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, ये कार्बोनेट नहीं बनता। तो ये पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस जो है, दिस इज मेकिंग सेंस टू मी, ऑप्शन बी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बरोबर करेक्ट आंसर दिया है बच्चे, बरोबर करेक्ट आंसर दिया है। चलो 8वें सवाल पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? They have the same crystal structure, they have the same degree of hardness, they have the same electrical conductivity, they can undergo the same chemical reaction। मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। They can undergo the same chemical reaction। बच्चे दोनों के पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, हाँ जी, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि डायमंड और ग्रेफाइट जो दोनों जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये अमरफस फॉर्म नहीं है। अमरफस फॉर्म ऑफ जो एलोट्रोप्स होते हैं ना वो होते हैं लैम्प ब्लैक, कोक, ये सब होता है। ये आप लोगों ने शायद क्लास 6 to 8 में कहीं अगर आपने पढ़ा है तो वहां पढ़ा होगा। ये 10th का नहीं होता है एक्चुअली, मतलब अगर आप NPS DPS जैसे स्कूल में पढ़ते हो तो वहां पे तो ये पढ़ाया जाता है शायद आपको, है ना। तो होता क्या है कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। एक का जरा लेयर स्ट्रक्चर होता है तो इसलिए वो स्लिपरी होता है। दोनों के पास सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस है? कतई नहीं यार, डायमंड कितना हार्ड होता है और ग्रेफाइट बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसे। सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, ग्रेफाइट ज्यादा बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आओ चलो 9th क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चा। 9th क्वेश्चन हमारा है ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ palladium or nickel catalyst form fats। This is an example of addition reaction। यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चा, हाइड्रोजनेशन होता है। और मैंने आपको बताई हुआ है कि हाइड्रोजन एडिशन इसको बार बार बोलो तो आपको ये हाइड्रोजनेशन का ही आपको ऐसा लगता है कि हाइड्रोजनेशन जो है ना, हाइड्रोजन एडिशन को शॉर्ट करके बनाए। तो यस, हाइड्रोजन एडिशन नाम में है, एडिशन रिएक्शन, यानी कि ये एक एडिशन रिएक्शन हो रही है। अब आपको भी पता है ना कि वो इथीन से हाइड्रोजन ऐड करके हम इथीन बना रहे होते हैं। तो चलो अब यहाँ पे तो हमने एल्केन बनाया, लेकिन आपको तो ये भी पता है ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब हम सैचुरेटेड फैट बना रहे होते हैं तो एक अनसैचुरेटेड ऑयल को भी हम सैचुरेटेड फैट बना रहे हैं, तभी तो वो वनस्पति जो बनती है डालडा इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। व्हाई? बिकॉज इट इज सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट को ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से किसके पास कोवलेंट बॉन्ड होगी? MgCl2 के पास बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड होगी। CaF2 के पास भी नहीं हो सकती है। देखो CaF2 एक कैल्शियम, एक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, नहीं हो सकती है। Al जो है ये +3 बनाता है, O3 जो है ऑक्सीजन के पास माइनस होता है, ये भी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ना बच्चे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखो हाइड्रोजन जो है अपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज ना हैलोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उनके तरह अपने प्रॉपर्टीज कुछ रखता है। ठीक है, और हाइड्रोजन और कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
इसी के वजह से हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन के और 11th क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर एज फॉलोज। 3 एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बता रहे हैं। x का जो है वो है 2 और 4, y का है आपका 2 और 7 और z का जो है 2 और 1 है। z का क्या है 2 और 1 है। तो which two elements will combine to form an ionic compound? Write the formula। पता है कौन कौन से? ये दोनों कंबाइन कर देंगे, मतलब y और z जो है। और इसको आपको कैसे लिखना है पता है? इसको आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना पड़ेगा zy जो है ये एक कंपाउंड बनाएगा, तो आप zy लिखो या फिर yz लिखो। बेसिकली कंपाउंड तो यही बनाएगा, ठीक है। और x2y तो नहीं बनेगा क्योंकि x के पास 4 है, यानी कि x जो है वो भी क्या करना चाह रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को जो है इकट्ठे करना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। जरा देख के बताओ आप भी, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है। बिल्कुल हम सही है, हम सही है। 12th क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चा। जरा क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, जरा क्वेश्चन पढ़ो। सब लोग जल्दी जल्दी से जरा क्वेश्चन पढ़ो, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। बाप रे, वो कौन कह रहा था उस दिन कि मैम एक ही बार में आपने तो सारे दुनिया संसार का पानी पी लिया, कुछ ऐसा ही समझो। आओ चलते हैं आगे। द कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड ओर इज। ऐसे कौन से कॉमन मेथड को आप अपनाते हो जब भी आपको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ऑक्साइड ओर से? यार ऑक्साइड ओर से जब भी हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, क्या ही करोगे यार? ऑक्साइड ओर दिया तो हुआ है, रिडक्शन करोगे। और रिडक्शन किसके साथ करोगे? कार्बन के साथ रिडक्शन कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो फिर उड़ जाएगा और आपको जो है आपका मेटल मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन हमारे पास है हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय। आपके पास जब भी ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड। ऑप्शन ए होगा ना? तुम ही बता दो बच्चे, हमने ऐसे चैप्टर, सॉरी ऐसा लग रहा था कि छींके आएंगी, कुछ नहीं आई, बट हाँ। तो आप ही बता दो कि ये सारी चीजें हमने कितने बार पढ़ ली है, कितने बार हमने पढ़ ली है कि मोल्टन क्लोराइड्स लोगे और उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तभी तो आपको ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 14th क्वेश्चन देखो। अ सोप मॉलिक्यूल हैज, सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? हाइड्रोफिलिक हेड होता है। क्या होता है? जो सर है ना, सर को पानी से प्यार होता है, तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, टेल जो होती है वो डर्ट और इसके साथ होती है, इसके पास होती है, जो हेड होता है वो पानी की तरफ होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो जी 15th क्वेश्चन पे आ गए। 15th क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है? 15th क्वेश्चन हमारा बन रहा है एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। अच्छा, ये जो है ये अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक बच्चे ने पूछा था और इसीलिए जो है मैं ये सवाल यहाँ पे लेके आई हूँ बच्चा, कि आपको मैं बता पाऊं। देखो एथेनॉल जो है जब भी उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, साफ साफ बता रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर ये सिर्फ ऑक्सीडेशन करता एथेनॉल, अगर ये पार्शियली इसका ऑक्सीडेशन हो रही होती तो ये एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड बना सकती है। किसी भी अल्कोहल का थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन करा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेकिन अगर आप इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। क्या देगा? ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं ये सवाल इसीलिए ऐड करके आई हूं क्योंकि पिछली बार मेरे से बच्चे ने पूछा था कि मैम इसका क्या आंसर होगा, और मैंने बताया था आपको कि ये कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ये रिसर्च करके फिर आपको बता दूंगी। और मुझे याद भी था, बेसिकली मुझे रिसर्च इतना करना था कि आपके एनसीईआरटी में और 10th के सिलेबस में कितना दिया है ये हमें पता होता है। अब हम 11th 12th में जब हम पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें पता है कि अल्कोहल को ले लो, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाओगे। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन बोला है, सिर्फ अगर ऑक्सीडेशन बोला है, कंप्लीट अगर नहीं बोला है,
तो फिर आपको लिखना होता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। लेकिन इस यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ये बता रहे हैं और इसी के वजह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO, 2 कार्बन है बच्चे, 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे CHO लगा है यानी कि ये एल्डिहाइड है। तो इसका क्या नाम लिख सकती हूँ मैं? इसका नाम लिख दूंगी मैं एथेनेल। क्या लिखूंगी? एथेनेल, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। IUPAC नेम पूछा है तो ये एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, मिथाइल फॉर्माल्डिहाइड, ये सारे के सारे कॉमन नेम होते हैं, ये IUPAC नेम नहीं होते हैं। IUPAC के हिसाब से आपको 2 कार्बन के लिए एथ लगाना होता है, वही रूट वर्ड होता है, और साथ में जो आपको सफिक्स लगाना है फंक्शनल ग्रुप के लिए वो सफिक्स आपका एल होता है क्योंकि ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। द फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज, यस, यूरिया, है ना। कौन बनाया था? यूरिया बनाया था। किससे? यूरिया किससे बनाया गया था? यूरिया किससे बनाया गया था? आपकी किताब में ये एग्जाम्पल है, मुझे पता है बहुत अच्छे से, इनफैक्ट मैंने भी पढ़ा। तो चलो ये असाइनमेंट देती हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि यूरिया किस चीज से बनाई गई थी। अगर ये याद है तो जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो रीमा ने क्या किया है, रीमा पागल लड़की है, उसने 5 ml जो है लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस सोल्यूशन ले लिया, और साथ में इसने क्या किया, KI पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया। क्या दिखेगा उसे दिखेगा कि ये जो है ये PbI2 बन जाएगा, ये PbI2 बन जाएगा, और साथ में जो है KNO3 मिल जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा ये, तो KNO3 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये PbI2 जब बन रहा होगा तो यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑप्शन बी होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, 19th क्वेश्चन बच्चे, 19th क्वेश्चन, क्या बात है। 19th क्वेश्चन को देखो, 19th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सा आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता रहा है? Fe3O4 एंड 4H2। मुझे तो ऑप्शन बी ही लग रहा है, वैसे मुझे तो ऑप्शन बी ही लग रहा है, पर आप बताओ। मुझे तो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है बच्चे, आप ही बता दो। वैसे 4 2 आर 8, मुझे तो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है? ऑप्शन बी है? ऑप्शन बी पे ही टिक कर दे, ऑप्शन बी को ही मान ले एकदम बराबर। यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यस, ये तो एक ही बार में पता चल गया था। चलो 20th क्वेश्चन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। देखो यार, आपके पास क्या है, आपके पास कॉपर है और आपने जो है 2 ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉपर ले लो मोल, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2CuO, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन जो है कंबाइन होकर बना रहे CuO, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हमें से बताना पड़ेगा। 21st question बचा, how will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid। जब भी आप concentrated acid को dilute कर रहे हो तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? हमेशा याद रखना है कि एसिड को पानी में मिलाना है और कांस्टेंट स्टरिंग के साथ, ताकि हीट जो भी फॉर्म हो रही हो वो डिसिपेटेट हो जाए। आगे बढ़ते हुए 22nd क्वेश्चन इज The formula of 4 organic compounds are shown below। आपके यहाँ पे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, आपको जो है चूज करना है करेक्ट आंसर। ए और बी जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या ये सही बात है? क्या ए और बी दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? ए तो बिल्कुल है। सी में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा है, ना कि दूसरे कार्बन के साथ लगा है, ठीक है। सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये काफी हद तक सही तो है वैसे। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A to C, इसे तो हम बिल्कुल सरासर सच मान लेंगे हम। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट चेंजेस B to D, नहीं यार, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यार इसमें लेकिन ऑक्सीजन भी तो है ना, तो ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें आपको अल्कोहल भी लग गया यहाँ पे, है ना, इसमें आपको अल्कोहल भी लग गया, तो
डी को आप सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं मान सकते, लेकिन सी तो है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आओ चलो 23 के पास पहुंचते हैं। अनीता देखो, अनीता ने क्या किया है, कोई है क्या क्लास में? अनीता, अनीता क्या कर रहे हो आप? हाँ अनीता, क्या डाइल्यूट एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके क्या क्या खेल कर रहे हो आप? आओ चलो देखते हैं। अनीता ने क्या किया है कि एक ड्रॉप ऐड किया है डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड का और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर and compare the colors. Which of the following is correct conclusion? Correct conclusion क्या दिखेगा आपको? pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid. बिल्कुल सही बात है, pH acetic acid की थोड़ी ज्यादा तो होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं 1-2 के मात्रा में दिखाएगा, जबकि एसिटिक एसिड का pH कहीं 3-4 में हो सकता है ना। तो यस, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। एसिटिक एसिड इज ना, बिल्कुल नहीं। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कम ना, बिल्कुल नहीं। एसिटिक अरे सब गलत, सब गलत, मैंने बस पढ़ लिया था ताकि आपको तसल्ली हो जाए। चलो 24 क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन मेरे बच्चे। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट, आपके पास क्या है देखो, ग्रीन फेरस सल्फेट है, FeSO4 है जो कि ग्रीन कलर है, और आपने जो है क्या किया है कि कॉपर का एक कॉइन डाल दिया, तो इट विल बी ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, टर्न्स ब्लू एंड ग्रे एंड सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन कॉपर कॉइन, टर्न्स कलरलेस एंड अ ग्रे सब्सटेंस नहीं। अरे इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, यहाँ पे कोई चेंज आएगी नहीं, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, एंड बिल्कुल सही हूं मैं। चलो 25th क्वेश्चन को देखते हैं। 25th क्वेश्चन क्या है हमारा? 25th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया हमने, जिसमें कि हमने कुछ ड्रॉप्स कुछ ग्रेन्स जो है जिंक का डाल दिया। क्या लिया है हमने? NaOH लिया है और साथ में हमने जिंक डाल दिया है, और फिर इसे जब गर्म किया तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? सोडियम जिंकेट मिलेगा, Na2ZnO2 मिलता है ना। ऑप्शन बी मिलेगा हमें, Na2ZnO2, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ सच्ची है कि नहीं, बताओ जरा, यही सही है ना? यही सही है, बैलेंस करने पर भी यही सही लग रहा है। यस बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा ये 25वां था, ये 26वां आ गया है। MnO2 + 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है MnCl2, 2H2O + Cl2. The reaction given above is a redox reaction because in this case, बिल्कुल है redox reaction, देखो बच्चे बिल्कुल ही है ये redox reaction। यहाँ पे ये Cl-, देखो यहाँ पे ये Cl-, यहाँ पे ये H+ हो रहा है ना, तो मतलब +1। अब +1 से जब आप यहाँ पे इसको लेके जाओगे तो ये तो है -2, तो यहाँ पे इसको हो रहा है +2, +1 से +2 मतलब इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। Cl- था, Cl- से जो है Cl2 में पहुंच गया, माइनस से 2 में पहुंच गया तो 0 में पहुंच गया, यानी कि इसकी भी हो रही है ऑक्सीडेशन, इसकी भी हो रही है ऑक्सीडेशन, माइनस से 0 में पहुंचा है, ठीक है। और MnO2 को देखो, Mn जो है ये यहाँ पे MnO2 से MnCl2 बन रहा है, तो क्या लग रहा है आपको MnO2 का जो है क्या हो रहा है? MnO2 जो है वो क्या कर रहा है? MnO2 को ध्यान से देखो बच्चा, MnO2 में जो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यही ऑक्सीजन किसी और के साथ जुड़ा, तो MnO2 जब MnCl2 बन रहा है ना, MnO2 जब MnCl2 बन रहा है, यहाँ पे जब आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्लिक देखो कैसे करते हैं, MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लिखो X प्लस लिखो 2 मल्टीप्लाइड विथ -2, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज में रहता है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको मिल जाएगी X की वैल्यू कुछ +4 है ना, आपको मिल जाएगी X की वैल्यू +4। और Cl2 में Mn की, Cl2 में आप अगर Mn का एक ऑक्सीडेशन स्टेट गिनोगे, देखो MnCl2 है यहाँ पे, तो x + 2 मल्टीप्लाइड विथ -1 जब जैसे करेंगे तो x = मिल जाएगा हमें कितना? +2। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से +2 में पहुंचा, यानी कि कम हुआ, तो डेफिनेटली ये हमारा रिड्यूस हो रहा है। मैंगनीज क्या हो रहा है? मैंगनीज जो है ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो MnO2 जो है वही हमारा रिड्यूस हो रहा है, और HCl तो मैंने अभी बताया कि HCl जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या मैं ऑप्शन
डी पे क्लिक कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल साफ 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 तरीके से जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो 27th क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स FeSO4, CuSO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। बच्चे यही होगा, देखो इसके साथ 10H2O होता है, ठीक है, इसके साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसके साथ 5 होता है, इसके साथ 2 होता है और इसके साथ यहाँ पे 7 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, यही होता है हमारा वॉशिंग पाउडर निरमा। चलो 28th क्वेश्चन, द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ, बच्चे इसका ध्यान देना, थर्ड मेंबर बोला है किसका, एल्काइन का। एल्काइन शुरू ही होता है दो से, 2 कार्बन होना जरूरी है, मतलब पहले इथाइन होता है, फिर उसके बाद होता है आपका प्रोपाइन होता है, फिर आपका क्या होता है, प्रोपाइन होता है, और उसके बाद जो है आपको मिलेगा यहाँ पे का, आपको मिलेगा ब्यूटाइन, ठीक है। तो ब्यूटाइन, अब देखो इस ब्यूटाइन के साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया इसका, इसको तो कुछ भी नहीं चाहिए और एक भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए इसको, देखो 1 2 हो गया, तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो कितने हाइड्रोजन है ना, 6 हाइड्रोजन है, तो यानी कि ब्यूटाइन C4H6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, सो इज जवाब। चलो 29th क्वेश्चन को देखो, जूस ऑफ टैमरिन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड, आपके पास टैमरिन है तो ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को जो है रेड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ब्लू लिटमस को अगर कोई रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो कौन होगा, वो हो जाएगा एसिड, है ना। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, आब्राकडाब्रा पता है हमें। तो इसका मतलब है इसके पास क्या एसिड होगी, इसके पास होती है टार्टारिक एसिड, याद रखना, टैमरिंड में टैमरिन से टार्टारिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड होते हैं आपके पालक में, आपके टोमेटो में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड तो आपका कुछ और ही हो जाएगा, मेथनोइक एसिड में बेसिकली एक कार्बन होगी इसमें, है ना, मेथनोइक एसिड तो नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, आपको केसेस करना है, केसेस देखो, केसेस है आपके पास, यहाँ पे है कैल्शियम सल्फेट और साथ में एल्यूमिनियम। तो बच्चे दोबारा आओ जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, है ना, कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये क्या है, ये है आपका पोटेशियम, ये है आपका सोडियम, ये है आपका कैल्शियम, ये है आपका मैग्नीशियम, ये है आपका एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर ये है आपका आयरन, फिर ये है आपका ये आपका कौन है, लिथियम है क्या ये, प्लीज इंस्टेड लर्न, नहीं लेड होता है, ये होता है लेड, हाँ यहाँ पे लेड होता है, ये लेड होता है, Pb होता है, ठीक है, Pb होता है, लेड होता है। चलो तो देखो कैल्शियम और एल्यूमिनियम की अगर रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन मिलने नहीं वाला, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर और कैल्शियम के अगर रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम जरूर से जो है कॉपर का जगह ले लेगा, मानो कि ये रिएक्शन तो हमारी हो जाएगी। FeSO4 और कॉपर का अगर रिएक्शन करवाओगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। ZnSO4 और Mg की अगर रिएक्शन करवाओगे तो हाँ, मैग्नीशियम जो है जिंक की जगह ले लेगा, ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा रिएक्शन है, बी और डी कहाँ हो रहा है, ऑप्शन डी में हो रहा है बच्चे, ऑप्शन डी में हमें बी और डी का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आओ असर्शन और रीजनिंग कुछ आए हैं। A lead nitrate on thermal decomposition gives lead oxide, brown colored nitrogen dioxide and oxygen gas. Is this true? मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रू है, पर आपको क्या लगता है, मेरे लगने ना लगने से क्या होगा, आंसर सही है कि नहीं ये बताओ, जल्दी बताओ, क्या लगता है आप लोगों को। हाँ जी, मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि ये सही है। देखो लेड नाइट्रेट अगर मैं लेती हूँ यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस, तो इससे क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा सबसे पहले PbO लेड ऑक्साइड, साथ में आपको मिल जाएगा PbO, एक ऑक्सीजन आपने ले लिया, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा NO2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आपने ले लिया, साथ में ऑक्सीजन अभी भी जो है बाकी है, 2 3 6 ऑक्सीजन में से यहाँ पे आपने ले लिया है कुछ, यहाँ पे आपने ले लिया है NO2, यहाँ पे अगर मैं 2NO2 कर देती हूँ तो 2 2 4 हो गया, 2 नाइट्रोजन भी हो गया, ठीक है, तो 4 5 हो गया, और 6 ऑक्सीजन होते हैं ना आपके पास, 6 ऑक्सीजन, 2 3 6,
2 3 6। हाँ, तो साथ में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। चलो वैसे बैलेंस नहीं कर रही हूँ, बट इसी तरह का कुछ रिएक्शन होना चाहिए आपके पास। तो और फिर दूसरे रीजन पे क्या कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट जो है ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके येलो कलर की प्रिसिपिटेट बनाता है लेड आयोडाइड की, और इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बिल्कुल सही, तो दोनों के दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन कतई किसी तरह जो असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि हमें ऑप्शन बी पे क्लिक कर देना चाहिए, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिल्कुल भी सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन देखो। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट, एब्सोल्युटली ये भी सही है। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बोथ ANR आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिखूं मैं ये चीज? मुझे तो लग रहा है कि देखो रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहना भी चाहिए, नहीं भी कहना चाहिए वैसे, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड। जो ये प्रेसिपिटेशन है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है ना? तो क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म कर रही होती है वो क्यों फॉर्म कर रही होती है? क्योंकि एक सॉल्ट पहले सॉल्युबल होता है, जब आयन की एक्सचेंज हो जाती है तब वो जाके इनसॉल्युबल बन जाता है ना? जब वो आयन का एक्सचेंज कर लेता है तब जाके वो इनसॉल्युबल बन जाता है। तो इसका क्या आंसर बताएं हम? मुझे तो लग रहा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पर यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि स्लाइड पे जो है ये कह रहे हैं कि ऑप्शन बी होना चाहिए। आपको क्या लगता है बच्चा, मैं गलत हूँ क्या? मैं गलत हूँ क्या? ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट, आओ चले इसे चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन precipitates are precipitates are usually formed, है ना? और रीजन देख लेते हैं, चलो रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। हाँ जी, मैं गूगल ही चेक कर रही हूँ, है ना? मैं गूगल ही चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। यार बच्चों, मुझे तो लग रहा है कि इसका आंसर ए ही होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो है ये टिक कर रखा है हमने करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पर ये गलत हूँ। इसको दोबारा से चेक करते हैं, पर मुझे तो लगता है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही होना चाहिए। एनीवे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसको हम बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो 33 क्वेश्चन पे पहुंच गए। 2 mg प्लस O2 जब आप हीट करोगे तो ये MgO बनेगा। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? Mg इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिड्यूस्ड। क्या लगता है इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे तो ये 0 होगा, और जो है यहाँ पे इसका जो है ये +2 में पहुंच जाएगा, जबकि O2 जो है 0 से -2 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन ही हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन देखो क्या लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है इसे कॉमनली यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड टैबलेट। इसका कॉमन यूज किया जाता है एंटासिड टैबलेट में। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट तो है, लेकिन एंटासिड में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको किसने बताया? ये गलत बात है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू लिखना। सोडियम कार्बोनेट नहीं एंटासिड में यूज किया जाता है, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रो नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलो 35th क्वेश्चन गाइस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक? बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सोथर्मिक है। ये एक्सोथर्मिक होता है, और एज अ रिएक्शन इज स्लो, द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। दिस इज ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ऑलराइट, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है,
चलो जी आगे बढ़ते हैं। 36th क्वेश्चन देखो, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज जब कर जाता है तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक दोनों के दोनों ही करेक्ट है। क्या लगता है आपको, दोनों के दोनों करेक्ट है कि नहीं है? मुझे तो लगता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो हो रही होती है। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यार ये एक्सोथर्मिक तो नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं ना, इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो ये एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता क्योंकि देखो इसमें एनर्जी का अब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। अगर कोई चीज एनर्जी का अब्जॉर्प्शन कर रही है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो हम लिखते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलो 37th क्वेश्चन गाइस, एल्केन्स एडिशन रिएक्शन को अंडरगो करते नहीं, एल्केन में और कहाँ एडिशन करोगे, कहाँ एडिशन करोगे, हो तो जाएगा वैसे, ब्रोमीन का एडिशन तो कर ही सकता है मोस्टली, है ना। ब्रोमीन का एडिशन नहीं, ये सारा ब्रोमिनेशन हाइड्रोजनेशन एल्कीन्स के साथ, एल्काइंस के साथ होता है, एल्केन्स के साथ तो नहीं हो सकता। एल्केन्स के साथ अगर मैं सोचूं तो मैं ये करवा सकती हूँ, क्लोरीन को ऐड करवा सकती हूँ हाइड्रोजन को रिमूवल के बाद, ये करवाया जा सकता है। तो एडिशन तो नहीं बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दैट्स ट्रू, रीजन इज ट्रू। एल्केन्स के साथ ये नहीं होता, तो क्या मैं लिखूं ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, एब्सोल्युटली यही लिखेंगे हम। चलो 38th क्वेश्चन इज N-butane and isobutane are examples of isomers. Isomerism is possible only with hydrocarbons having 4 or more carbon. देखो इसमें क्या हो रहा है कि N-butane और isobutane जो है ये दोनों के दोनों आइसोमर्स के एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। और रीजन में जो बता रहे हैं कि आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन्स, रीजन भी सही है, स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, लेकिन रीजन आइसोमेरिज्म का जो है वो असर्शन को समझा नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम ऑप्शन बी पे क्लिक करेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही रहेगा हमारे लिए, है ना। चलो ठीक है, 39th क्वेश्चन बच्चे, assertion A, the functional group present in alcohol is OH. It is the same group as present in water. Hence, water and alcohol have similar properties. ये तो मतलब ऐसा दया दाल में कुछ काला है ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को? दया दाल में कुछ काला ऐसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। देखो, the functional group present in alcohol is OH, बिल्कुल सही बात है। और ये सेम ग्रुप होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है, नहीं बच्चे ये तो नहीं होगा, ये A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, हम इसे करेक्ट आंसर बोल देंगे। ठीक है, चलो पॉसिबल आगे बढ़ते हैं। 40th क्वेश्चन देखो, असर्शन ए कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट को जब आप धीरे धीरे हीट करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। Calcination is the process in which carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert into metal oxide. रीजन तो हमारा ट्रू है, कैल्सिनेशन में हम ये करते तो है, कैल्सिनेशन में हम ये करते तो हैं। और जिंक कार्बोनेट को अगर मैं स्ट्रांगली हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, नहीं यार ये तो कुछ तो गलत लग रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू कर देते हैं, आई थिंक दैट विल बी डूएबल फॉर अस। ठीक है, चलो 41st क्वेश्चन, कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा सही है क्या? सही में ऐसी बात है? सच्ची में नहीं रिएक्ट करते, सही बात है एक्चुअली में, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, ऑलराइट, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल भी नहीं, कतई गलत है। मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं, मेटल्स तो बिल्कुल रिएक्ट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि A इज ट्रू बट R इज अ फॉल्स। तो ठीक है, क्या हो जाएगा कि असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। चलो 42nd क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। बच्चे ये जरा सा गलत हो गया, नहीं सोडियम क्लोराइड का ही तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो Cl2 माइनस होता है, ये कहाँ जाएगा Cl2 जो है, नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे।
हाइड्रोजन गैस जो होगी H2 जो होती है, H2 हमें कैथोड में मिलती है और Cl जो होगी वो हमें एनोड में मिलती है, क्योंकि Cl के पास माइनस अब वो होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया जी, ये हमारा गलत हो गया। आयॉन्स गेट अट्रैक्टेड टू ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, एब्सोल्युटली राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज फॉल्स, असर्शन हमारा फॉल्स है, लेकिन रीजन हमारा एकदम सटीक सटीक। चलो 43rd question and the last question everybody. When calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. क्या ये सही है? जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये क्या करता है, ये टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब ऑकर करती है तो एप्लीकेशन ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल सही। लेकिन रीजन का असर्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लिख देते हैं कि दोनों के दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। और अब हम पहुंच गए हैं 44th क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहले मैंने झूठ बोला था, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, ट्रू, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिवर्स्ड इफ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट, ये किसने कह दिया भाई, ये कैसे कर सकते हो आप, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको ऐसे अदला बदली नहीं कर सकते। तो असर्शन ट्रू है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो हमारा गलत है मेरे बच्चे। तो हमारा सेशन यहाँ पे आज खत्म होता है। थैंक यू सो मच। देखो 45 मिनट्स में हमने 1 मार्कर क्वेश्चन कितने सारे कर लिए हैं, 44 कर लिए हैं, सिर्फ 1 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, आई सी यू लेटर। आप इसी तरह चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। टाटा।